पिता। शहर के पौष इलाके में एक विशाल कोठी थी, वर्मा निवास। चारों ओर ऊंची दीवारें, भीतर चमकता हुआ संगमरमर और बीच हाल में लटका भारी झूमर, जो हराने वाले को यह एहसास दिला देता था यह घर कभी रुतबे और रईसी की पहचान रहा है। इस घर के मालिक थे महेंद्र जी, उम्र लगभग 60 वर्ष। कभी व्यापार की दुनिया में उनका बड़ा नाम था। अपनी मेहनत, ईमानदारी और संघर्ष से उन्होंने वह सब कुछ खड़ा किया था जो एक पिता अपने बेटे और आने वाली पीढ़ी के लिए सपने में देखता है। लेकिन आज वही महेंद्र जी अपने ही घर में एक कोने तक सिमट कर रह गए थे। महेंद्र जी का एक बेटा था, मोहन। मोहन अपनी पत्नी रीना के साथ उसी कोठी में रहता था। रीना पढ़ी लिखी थी, मॉडर्न सोच रखती थी और दिखावे की दुनिया में खुद को सबसे आगे मानती थी। लेकिन उसके दिल में ससुर के लिए कोई सम्मान नहीं था। उसे लगता था कि बुजुर्ग लोग सिर्फ बोझ होते हैं, ना उनकी बातें काम की हैं, ना उनकी मौजूदगी। आज घर में एक बड़ी पार्टी की तैयारी चल रही थी। रीना ने अपने दोस्तों और हाई प्रोफाइल मेहमानों को बुलाया था। घर रंगीन लाइटों से सजाया जा रहा था, म्यूजिक सिस्टम चेक हो रहा था और हर तरफ यंग वाइब का माहौल था। इसी बीच में महेंद्र जी धीरे धीरे हॉल में आए। रीना की नज़र उन पर पड़ी तो उसके चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिखी। वह सीधे महेंद्र जी के पास आई और बिना झिझक बोली, पापा जी, ये पार्टी हम यंग लोगों के लिए है। आप जैसे बुजुर्गों की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। बेहतर होगा आप अपने कमरे में ही रहें। महेंद्र जी एक पल के लिए ठिठक गए। शब्द उनके कानों में नहीं, सीधे दिल में चुभे। उन्होंने कुछ कहना चाहा पर आवाज गले में ही दब गई। बस हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया, जैसे मानो अपनी बेइज्जती को भी स्वीकार करना उनकी आदत बन गई हो। वह अपने कमरे में लौट आए। वहीं रखी पुरानी कुर्सी पर बैठकर उन्होंने सामने लगी अपनी पत्नी रेखा की तस्वीर को देखा। रेखा, अगर तुम जिंदा होती तो क्या यह दिन देखने पड़ते? उनकी आंखें नम हो गई। कमरे में दवाई और पानी लेकर काम वाली रानी आई। बाबूजी, समय हो गया है दवाइयाँ का। महेंद्र जी ने दवाई हाथ में ली, फिर धीरे से बोले, रानी, आज घर बहुत रोशन लगता है। मेरी जगह अब बस इस कमरे तक ही है। रानी की आंखें भर आई पर वह कुछ नहीं कह पाई। बाहर हंसी, शोर और म्यूजिक की आवाज़ें तेज होती जा रही थी और अंदर उस कमरे में एक पिता अपने ही घर में खुद को सबसे ज़्यादा अनचाहा महसूस कर रहा था। नीचे पार्टी पूरे शबाब पर थी। तेज म्यूजिक, हंसी ठहाके और ग्लासों की खनक के बीच ऊपर वाले कमरे में अचानक महेंद्र जी को जोर जोर से खांसी गूंजने लगी। खांसी इतनी तेज थी कि उसकी आवाज़ सीढ़ियां पार करती हुई सीधे हाल तक पहुंची। रीना की एक दोस्त नम्रता ने चौंकते हुए कहा, अरे रीना, ये आवाज़ कैसी है? तेरे ससुर की तबीयत ठीक तो है ना? खांसी यहाँ तक सुनाई दे रही है। रीना का चेहरा झट से सख्त हो गया। चिढ़ते हुए हल्की हंसी के साथ बोली, अरे छोड़ो यार, बाबूजी की आदत हो गई है। जब भी घर में लोग आते हैं वो ऐसे ही खांस खांस कर अपनी तरफ अटेंशन खींचने का नाटक करते हैं। इतना कहकर उसने पास खड़ी काम वाली रानी को इशारे से बुलाया। धीमी आवाज में कहा ताकि कोई और सुन न पाए और बोली, जा ऊपर जाकर बाबू से जी से कह दे कि नीचे पार्टी चल रही है, सब परेशान हो रहे हैं, जरा चुपचाप रहें। रानी का दिल बैठ गया। उसके लिए सिर्फ एक आदेश नहीं था बल्कि एक बुजुर्ग की बेइज्जती थी, पर वह मजबूर थी। नौकरानी थी, पेट की आग थी। चुपचाप सीढ़ियां चढ़ते हुए उसकी आंखें भर आई। कमरे में जाकर उसने धीमे स्वर में कहा, बाबूजी, मालकिन ने कहा है कि आप धीरे धीरे खांसिए। नीचे सब आपकी खांसी की आवाज़ से परेशान हो रहे हैं। रानी की बात सुनते ही महेंद्र जी जैसे भीतर से टूट गए। उनकी आंखों में आंसू तैर आए पर आवाज़ नहीं निकली। वो कुछ पल चुप बैठे रहे, फिर भारी मन से बोले, बेटा, मैं समझता हूँ, तू परेशान मत हो। फिर उन्होंने बड़ी नम्रता से कहा, ऐसा कर, मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद कर दे। अगर खांसी आए भी तो आवाज़ बाहर नहीं जाएगी और लाइट भी बंद कर देना। रानी ने कांपते हाथों से दरवाज़ा बंद किया, लाइट बुझाई और बाहर निकल गई। दरवाज़ा बंद होते ही कमरा अंधेरे में डूब गया। नीचे पार्टी और जोर पकड़ चुकी थी। म्यूजिक की तेज धुनें दीवारों को हिला रही थी और ऊपर उसी घर में महेंद्र जी अंधेरे कमरे में अकेले लेटे हुए थे। खांसी अभी भी थी, सीने में जलन थी, पर उन्होंने ओंठों को भींच लिया, क्योंकि अगर उन्होंने जरा सा भी शोर किया
तो उन्हें पता था रीना तमाशा बना देगी, घर का माहौल फिर बिगड़ेगा और दोष उन्हीं पर आएगा। इसी डर और थकान के बीच आंखों से बहते आंसू तकिए में समा गए। कब उनकी पलकों ने बोझिल होकर आंखें मूंद ली, उन्हें खुद पता नहीं चला। नीचे जश्न था, ऊपर सन्नाटा, और उसी सन्नाटे में एक पिता अपने ही घर में सबसे ज्यादा अकेला होकर सो गया। सुबह का वक्त था, घड़ी में लगभग 8 बज रहे थे। काम वाली रानी रोज की तरह ट्रे में चाय लेकर महेंद्र जी के कमरे पहुंची, पर आज कमरे का सन्नाटा कुछ अलग था। महेंद्र जी अब तक उठे नहीं थे, जबकि उनकी आदत थी सुबह 6 बजे ही आंख खुल जाना। रानी के मन में आशंका हुई। वह पास जाकर धीरे से बोली, बाबूजी, आप अभी तक उठे नहीं, तबीयत ठीक तो है ना? महेंद्र जी ने बहुत धीमी थकी हुई आवाज में कहा, बेटा, आज तबीयत ठीक नहीं लग रही है, लगता है तेज बुखार हो गया है। रानी ने जैसे ही उनके माथे पर हाथ रखा, उसके हाथ पीछे खिंच गए। सिर आग की तरह तप रहा था। वह घबरा गई। बिना एक पल गवाए वह दौड़ती हुई नीचे पहुंची और मोहन से बोली, भैया, बाबूजी को बहुत तेज बुखार है, उनकी हालत ठीक नहीं लग रही है, जल्दी डॉक्टर को बुलाइए। मोहन भी घबरा गया। तुरंत डॉक्टर को फोन किया। करीब 15 मिनट बाद डॉक्टर घर आ पहुंचे। जांच के बाद डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, इनका बीपी बहुत हाई हो गया है और बुखार भी तेज है, इनका खास ध्यान रखिए, कोई भी तनाव इन्हें बिल्कुल मत दीजिए। डॉक्टर ने दवाइयां दी और कुछ हिदायतें देकर चले गए। डॉक्टर के जाते ही मोहन ने रीना की तरफ देखा और बोला, रीना, पापा की तबीयत इतनी खराब है और तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है। रीना का चेहरा सख्त हो गया। बेरुखी से बोली, पापा की तबीयत खराब है तो मैं क्या करूं? डॉक्टर तो तुमने बुला लिया ना, दवा भी दे दी है, अब मैं क्या करूं? फिर ऊंची आवाज में बोली, मेरे भी अपने काम होते हैं मोहन, मैं दिन रात तुम्हारे बाबूजी की सेवा नहीं कर सकती हूँ। मोहन चुप रहा। उसकी चुप्पी में भी परेशानी भी थी और मजबूरी भी। रीना की झुंझलाहट और बढ़ गई। मैं अब तंग आ चुकी हूँ, रोज रोज बाबूजी की तबीयत खराब हो जाती है और हर बार वही ड्रामा। एक काम करो, उन्हें वृद्धाश्रम भेज दो, वहाँ उनकी उम्र के लोग भी होंगे, देखभाल करने वाले भी होंगे, पैसे दे देना जो खर्चा लगे। उसकी आवाज और तीखी हो गई। मुझसे अब ये रोज का तमाशा नहीं देखा जाता है। मोहन ने धीमे स्वर में कहा, रीना, वो मेरे पिताजी हैं, मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ? रीना ने दो टूक जवाब दिया, अगर वो तुम्हारे पिताजी है तो तुम ही उनका ध्यान रखो, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मैंने शादी तुमसे की थी, बाबूजी के नखरे उठाने के लिए नहीं। मोहन फिर चुप हो गया। वह कुछ कहना चाहता था पर शब्द बाहर ही नहीं आ पाए। वह जानता था उसकी यह लव मैरिज थी। रीना एक बड़े घर की बेटी थी और सच तो यह था कि मोहन अपनी पत्नी के सामने अपनी आवाज तक नहीं निकाल पाता था। रीना जो कहती वही उसके लिए सही बन जाता था, चाहे उस सही की कीमत उसके पिता की तन्हाई ही क्यों न हो। ऊपर कमरे में महेंद्र जी बुखार में तप रहे थे और नीचे उनकी जिंदगी के फैसले उनकी गैर मौजूदगी में किए जा रहे थे। दिन यूं ही बीतते गए। महेंद्र जी की तबीयत अब पहले से कुछ बेहतर लगने लग गई थी। एक दिन दोपहर के समय घर के बाहर वाले हॉल में सब लोग बैठकर टीवी देख रहे थे। उसी दौरान रीना किसी बात पर रानी को डांट रही थी। उसकी आवाज़ तेज थी और शब्द कड़वे। महेंद्र जी ये सब देखा नहीं गया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बहू, हर बात पर इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? घर में काम करने वाले नौकर भी इंसान ही होते हैं, छोटी छोटी बातों पर यूं डांटना ठीक नहीं है। महेंद्र जी की बात सुनते ही रीना जैसे आग बबूला हो गई। गुस्से में उसने मोहन की तरफ देखा और बोली, मोहन, अपने पिताजी को समझा लो, मेरे हर काम में रोक टोक करेंगे तो मैं क्या करूं? फिर ऊंची आवाज में बोली, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई दिन रात मेरी हर बात पर टोका टाकी करे। ये मेरा घर है, मैं इसे जैसे चाहूं वैसे चलाऊंगी, जिस पर चिल्लाने का मन होगा उस पर चिल्लाऊंगी। ये कौन होते हैं मेरी बातों में दखल देने वाले? रीना की बातें सुनकर मोहन ने अपने पिता की तरफ देखते हुए कहा, पिताजी, आप शांत क्यों नहीं रहते हैं? वह जो कर रही है उसे करने दीजिए, आपका काम तो ठीक समय पर हो ही रहा है ना, तो फिर आप हर बात में रोक टोक क्यों करते हैं? अपने ही बेटे के मुंह से ये शब्द सुनकर महेंद्र जी को गहरा धक्का लगा। बहू से अपमान सह लिया था, लेकिन बेटे की बेरुखी सीधे दिल में उतर गई। भरे गले से उन्होंने कहा, बेटा, मैंने ऐसा क्या कह दिया?
बस यही तो कहा है कि नौकरों से इस तरह मत चिल्लाया करो। मैंने तो बहू को बेटी बनाकर घर लाया था, लेकिन उसने कभी मुझे पिता का दर्जा ही नहीं दिया। महेंद्र जी की बात सुनकर रीना ने ठंडे ताने भरे लहजे में कहा, जब आप मुझे बेटी बनाकर लाए हैं तो यह घर भी मेरा हुआ, और अपने घर को कैसे चलाना है मुझे अच्छे से पता है बाबूजी। इसलिए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरी बातों के बीच कोई टोका टाकी करे। हाल में सन्नाटा छा गया। टीवी चल रहा था, पर किसी की नज़र स्क्रीन पर नहीं थी। महेंद्र जी चुप हो गए, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया इस घर में उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं रहा था। दिन की बात है, दोपहर का समय था। महेंद्र जी अपने कमरे में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। तभी रीना बिना किसी भूमिका के सीधे आकर बोली, बाबूजी, मुझे 20 लाख रुपए की जरूरत है, आप चेक पर साइन कर दीजिए। महेंद्र जी ने चश्मा उतारकर रीना की तरफ देखा। हैरानी और चिंता दोनों उनके चेहरे पर साफ थी। शांत स्वर में बोले, 20 लाख? अचानक इतनी बड़ी रकम किस लिए चाहिए बहू? अभी तो कुछ दिन पहले ही तुमने 5 लाख लिए थे। रीना का चेहरा तमतमा गया। कठोर लहजे में बोली, बाबूजी, हर चीज का हिसाब देने मैं जरूरी नहीं समझती हूँ। मुझे जरूरत है बस पैसे दे दीजिए। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ कि हर बात का जवाब दूँ। महेंद्र जी का स्वर थोड़ा सख्त हो गया। इतनी बड़ी रकम ले रही हो तो पूछना तो पड़ेगा ही। 5 लाख की बात अलग होती है, लेकिन 20 लाख, इतना पैसा यूं ही नहीं दिया जा सकता। इतना सुनते ही रीना की आवाज़ तेज हो गई। जब देने की बारी आती है तो हिसाब पूछने लग जाते हैं। इतनी बड़ी संपत्ति है और आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। इसी दौरान मोहन घर में दाखिल हुआ। दोनों की ऊंची आवाज़ें सुनकर वह रुक गया। क्या हुआ, उसने पूछा। रीना ने तुरंत पलटकर कहा, देखो मोहन, तुम्हारे बाबूजी मुझसे पैसों का हिसाब मांग रहे हैं। मुझे अपने कुछ खर्चों के लिए 20 लाख चाहिए और यहाँ पूछताछ हो रही है। मोहन ने बिना कुछ सोचे पिता की तरफ देखते हुए कहा, बाबूजी, आप क्यों हर बार हिसाब लेने लगते हैं? रीना के अपने खर्चे होते हैं, उसे ज़रूरत है तो दे दीजिए। महेंद्र जी को जैसे एक और चोट लग गई। उन्होंने बेटे की तरफ देखकर धीरे से कहा, बेटा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट वजह पूछूं कैसे दे दूं? रीना ने तीखे स्वर में कहा, मुझे किसी को वजह बताने की जरूरत नहीं है। अगर ये घर मेरा भी है तो मुझे हक है अपने पैसे लेने का। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। महेंद्र जी चुप रह गए। उनकी आंखों में अब सवाल नहीं, बस एक थकी हुई बेबसी थी। वह समझ चुके थे, अब यहाँ पैसे की कीमत है, रिश्तों की नहीं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो, अगर इस कहानी ने आपके दिल को जरा सा भी छू लिया हो, तो कमेंट्स करके अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि कभी कभी एक कहानी किसी को अपने रिश्तों की अहमियत समझा देती है। महेंद्र जी ने भारी मन से कहा, बहू, अगर तुम यह नहीं बताओगी कि पैसे किसके लिए चाहिए तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। यह सुनते ही रीना के भीतर का गुस्सा जैसे फट पड़ा। उसकी आंखें लाल हो गईं, सांसें तेज चलने लगी। वह कुछ पल तक महेंद्र जी को घूरती रही, फिर गुस्से में एक कदम आगे बढ़ी और जानबूझकर महेंद्र जी को जोर से धक्का दे दिया। महेंद्र जी संभल नहीं पाए। उनका कमजोर शरीर पीछे की ओर लुढ़क गया और वे जमीन पर जा गिरे। गिरने की आवाज घर में गूंज उठी। यह देख मोहन घबराकर दौड़ा। वह तुरंत अपने पिता के पास पहुंचा, उन्हें सहारा देकर उठाने लगा। बाबूजी, आपको कहीं लगी तो नहीं? महेंद्र जी के चेहरे पर दर्द था, आंखों में अपमान की नमी। वे कुछ बोल नहीं पाए, बस चुपचाप बेटे का सहारा लेते रहे। उधर रीना पीछे मुड़कर भी नहीं देखती है और बेरुखी से बोली, मैंने जानबूझकर नहीं मारा है, मैं तो बस आ रही थी, धक्का लग गया और तुम्हारे बाबूजी गिर गए। उसके शब्दों में पछतावा न था, न चिंता। मोहन सब समझ रहा था। उसकी आंखों ने साफ देखा था, यह कोई हादसा नहीं था और महेंद्र जी भी जानते थे यह धक्का अनजाने में नहीं लगा था। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में एक पिता का टूटता हुआ सम्मान स्पष्ट सुनाई दे रहा था। उस पर महेंद्र जी को एहसास हो गया, अब यह घर सिर्फ ईंट पत्थर की कोठी नहीं रहा, यह उनके लिए सबसे असुरक्षित जगह बन चुका था। मोहन ने अपनी आंखों से साफ देखा था कि रीना ने उसके पिता को धक्का दिया है, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। न पिता के पक्ष में, सच के पक्ष में। चुप्पी ही उसका जवाब बन गई। रात का वक्त था, कमरे में अंधेरा और सन्नाटा फैला हुआ था। जब मोहन बिस्तर पर लेटा तो रीना भी उसके पास आकर बैठ गई। थके हुए चिड़चिड़े लहजे में बोली, मोहन,
मैं तुम्हारे बाबूजी से अब पूरी तरह थक चुकी हूँ। पहले तो नौकरों के लिए रोज रोक टोक होती थी, अब पैसे के लिए भी सवाल जवाब होने लगे हैं। फिर साफ शब्दों में कहूँ, इस घर में मैं या तो मैं रहूंगी या तुम्हारे बाबूजी। मोहन घबरा गया, उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई। मैं क्या करूं रीना, न तुम्हारी सुनूं न बाबूजी की, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी रीना अचानक बहुत प्यार से मोहन का हाथ पकड़कर बैठ गई। उसकी आवाज़ अब नरम थी, मीठी थी। मैं जो कहूँगी ध्यान से सुनना, अभी रिएक्ट मत करना। पहले मेरी बात पूरी सुन लेना, फिर चाहे तो मना कर देना। मोहन उसकी बातों के जाल में फंस चुका था। वह चुपचाप सुनने के लिए तैयार हो गया। हम बाबूजी को एक अच्छे से वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। वहाँ उनकी उम्र के लोग भी होंगे, उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होगा। यहाँ तो वो दिन ब दिन और अकेले होते जा रहे हैं। वहाँ दोस्त मिलेंगे, बातें होंगी, उनका दिन भी कटने लगेगा। फिर उसने बात को और मीठा बनाते हुए कहा, और हमारे लिए भी सब कुछ आसान हो जाएगा। रोज की चिक चिक तकरार सब खत्म हो जाएगी। मोहन चुप था। रीना की बातों में उसे समाधान दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं एक पिता की तस्वीर आहत होकर खड़ी थी। रात गहरी होती जा रही थी और उसी अंधेरे में एक बेटे का फैसला धीरे धीरे पिता को घर से और जिंदगी से दूर ढकेलने की ओर बढ़ रहा था। सुबह होते ही मोहन ने मन बना लिया था, आज बाबूजी से बात करनी ही है। नाश्ते की मेज पर सब बैठे थे। महेंद्र जी चुपचाप अपनी प्लेट की तरफ देख रहे थे। मोहन ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया, बाबूजी, मैं और रीना चाहते हैं कि आप यहाँ बहुत अकेले ना रहें। इस घर में आपके हम उम्र लोग नहीं हैं, इसलिए आपको अकेलापन लगता होगा। हम चाहते हैं कि आपको आपकी उम्र के लोग मिलें, जिनसे आप बातें कर सकें, हंस सकें। इसलिए हमने सोचा है कि आपको एक अच्छे वृद्धाश्रम में रख दिया जाए। वहाँ बहुत सारे लोग होंगे, आपका मन भी लगने लगेगा, आप अकेले महसूस नहीं करेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि हम आपको घर से निकाल रहे हैं। आपकी हर ज़रूरत का पूरा ध्यान रखा जाएगा। बस हम चाहते हैं कि आप खुश रहें। मोहन की बातें प्यार में लिपटी हुई थी, लेकिन उनके भीतर एक कठोर फैसला छिपा था। महेंद्र जी को ऐसा लगा जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, पत्नी के जाने के बाद जिसके लिए उन्होंने दूसरी शादी नहीं की, कहीं कोई और आकर उसका हक न छीन ले। इस डर से आज वही बेटा अपनी पत्नी के लिए उन्हें वृद्धाश्रम भेजने की बात कर रहा था। महेंद्र जी की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, न कोई सवाल, न कोई शिकायत। चुपचाप उठे, नाश्ता वहीं रह गया और वह बिना पीछे देखे अपने कमरे में चले गए। रात भर महेंद्र जी खामोशी से बैठे रहे। पास में पत्नी रेखा की पुरानी तस्वीर रखी थी। उन्होंने धीमे से कहा, देख रही हो ना रेखा, तुम्हारा बेटा आज मुझसे कह रहा है कि मैं अपना ही घर छोड़ दूं। अगली सुबह मोहन ने कार निकाली। महेंद्र जी का छोटा सा बैग पीछे रख दिया गया। बालकनी में खड़ी रीना सब कुछ देख रही थी, बिना कुछ कहे, बस होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। रास्ते भर कोई बात नहीं हुई, कार में सिर्फ सन्नाटा था। कुछ देर बाद वृद्धाश्रम का गेट खुला। बोर्ड पर लिखा था, सुख शांति निवास, जहाँ बुजुर्गों के लिए दिल का घर है। मोहन ने कहा, बाबूजी, कुछ दिन यहाँ रह लीजिए, मैं आपको मिलने आता रहूँगा। महेंद्र जी ने बस सिर हिलाया, हाँ बेटा, अब तो यहीं रहूँगा। मोहन ने उनके हाथ में एक लिफाफा रखा, दवाइयों के पैसे। महेंद्र जी हल्के से मुस्कुराए, बेटा, अब मुझे दवा से ज़्यादा दुआ की ज़रूरत है। वे अंदर चले गए। गेट बंद हुआ। बाहर मोहन की कार का शोर धीरे धीरे दूर होता चला गया। वृद्धाश्रम में पहली सुबह थी। हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। बरगद के पेड़ के नीचे कुछ बुजुर्ग बैठे थे। कोई अखबार पढ़ रहा था, कोई पुराने गाने गुनगुना रहा था। उन सब के बीच महेंद्र जी भी बैठे थे, लेकिन उनका मन कहीं और भटक रहा था। संगमरमर की ठंडी बेंच पर बैठे हुए उन्होंने आसमान की ओर देखा और मन ही मन सोचा, काश मेरा बेटा मोहन एक बार पीछे मुड़कर देख लेता। धीरे धीरे उन्होंने अपने आसपास नजर दौड़ाई। पास ही एक और बुजुर्ग बैठे थे, सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा और आंखों में गहराई। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, पहली बार आए हैं क्या?
चेहरा नया लग रहा है। महेंद्र जी ने धीमे स्वर में कहा, हाँ, कल ही बेटा छोड़ गया है। कहता है यहाँ देखभाल अच्छी होती है। वह बुजुर्ग हल्की मुस्कान के साथ बोले, बेटे नहीं छोड़ते जनाब, वक्त छोड़ देता है। यहाँ सब वक्त के मारे हुए लोग हैं। उनका नाम था हरीश मल्होत्रा, रिटायर्ड प्रोफेसर। धीरे धीरे दोनों में बातचीत होने लगी और वह बातचीत दोस्ती में बदल गई। शाम को दोनों साथ चाय पीते और पुराने जमाने के किस्से सुनाते। एक दिन हरीश जी बोले, जानते हैं, मैंने अपनी जिंदगी की सारी बचत बेटे के नाम कर दी थी। उसने कहा था, पापा आप ही मेरी प्रेरणा है। 2 साल बाद वही प्रेरणा बोझ बन गई। महेंद्र जी ने गहरी सांस ली और बोले, मेरे बेटे ने भी कभी कहा था, पापा आपके आशीर्वाद से मैं सफल हो जाऊंगा, पर शायद अब उसे मेरा आशीर्वाद, मेरी संपत्ति चाहिए थी। दोनों की आंखें नम हो गई थी, पर होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे 2 टूटे हुए दिल एक दूसरे का सहारा बन गए हों। वृद्धाश्रम के बरगद के नीचे बैठे महेंद्र जी आज कुछ अलग ही सोच में डूबे थे। उनकी आंखों में अब वह पुरानी उदासी नहीं थी जो घर छूटने के पहले दिनों में हुआ करती थी। आज वहाँ एक अजीब सी शांति थी, जैसे वर्षों से दिल पर रखा कोई भारी पत्थर अचानक हट गया हो। हल्की ठंडी हवा पत्तों को हिला रही थी और उसी सरसराहट में उन्हें पहली बार अपने भीतर सुकून महसूस हो रहा था। उन्होंने वृद्धाश्रम की संचालिका शांति देवी को पास बुलाया और बहुत शांत स्वर में कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत पैसा कमाया, बहुत नाम कमाया, लेकिन आज समझ आया कि असली कमाई तो इंसानियत होती है। जिस दौलत के लिए अपने ही लोग पराये हो जाएं, उस दौलत का क्या अर्थ है। मैं चाहता हूँ मेरी सारी संपत्ति इस वृद्धाश्रम और यहाँ रहने वाले बुजुर्गों के नाम हो जाए। शांति देवी चौंक गई। उनकी आंखों में हैरानी और सम्मान दोनों थे। महेंद्र जी, क्या आप सच में इतना बड़ा फैसला लेना चाहते हैं? महेंद्र जी हल्के से मुस्कुराए। उस मुस्कान में दर्द भी था और तसल्ली भी। हाँ, अब मेरा बेटा और बहू मुझे नहीं, मेरी संपत्ति को चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी कमाई उन लोगों के काम आए जिन्हें दुनिया बोझ समझकर छोड़ देती है। अगले ही दिन उन्होंने अपने पुराने वकील शेखर वर्मा को वृद्धाश्रम बुलवाया। शेखर वही थे जिन्होंने कभी उनके बिजनेस साम्राज्य की नींव के कागज तैयार किए थे। महेंद्र जी ने उनसे साफ साफ कहा, शेखर, मैं एक ट्रस्ट बनवाना चाहता हूँ, रेखा मेमोरियल ट्रस्ट। मेरी पत्नी रेखा के नाम पर मेरी सारी जायदाद, कंपनी के शेयर, बैंक बैलेंस, सब कुछ इस ट्रस्ट में ट्रांसफ़र कर दो। मेरे बाद यह सब इसी वृद्धाश्रम के लिए होगा। शेखर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, साहब, क्या आपके बेटे मोहन को इसकी जानकारी है? महेंद्र जी की आंखों में हल्की सी कड़वाहट उतर आई। नहीं, और मैं चाहता भी नहीं कि उसे पता चले। उसे अब रिश्तों की भाषा समझ नहीं आती है। वह सिर्फ फायदे और नुकसान की गिनती जानता है। महेंद्र जी ने वकील की तरफ गंभीर नज़र से देखते हुए साफ शब्दों में कहा कि वह मोहन को इस फैसले के बारे में कुछ भी ना बताए। उन्होंने वकील से कहा कि यह उनकी कमाई हुई संपत्ति है और उस पर पूरा हक उन्हीं का है, इसलिए वह जिसे चाहें जब चाहें दे सकते हैं। वकील ने उनकी बात ध्यान से सुनी और थोड़ी देर चुप रहने के बाद वादा किया कि वह मोहन को इस बारे में एक शब्द भी नहीं बताएगा। उसने भरोसा दिलाया कि जब तक महेंद्र जी चाहेंगे यह बात पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। महेंद्र जी को उस वादे पर भरोसा तो हो गया, लेकिन उन्हें यह अंदाज़ा नहीं था कि इंसान के लालच के आगे कभी कभी वादे भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। वहाँ वफादारी दम तोड़ देती है। वकील शेखर भी उसी लालच का शिकार हो गए। उसके मन में एक ही ख्याल आया, अगर यह बात मैं मोहन को बता दूं तो मेरा भी कुछ फ़ायदा हो सकता है। उसी शाम मेहरा बिला के ड्राइंग रूम में मोहन और रीना बैठे थे। कमरे में हल्की रोशनी थी। रीना मोबाइल पर ऑनलाइन शॉपिंग देख रही थी। तभी शेखर वर्मा का फ़ोन आया। मोहन साहब, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ शेखर जी, कहिए। आपके पिताजी ने अपनी पूरी संपत्ति एक ट्रस्ट के नाम करने के कागज साइन कर दिए हैं। मोहन के हाथ से फ़ोन लगभग गिर ही गया। क्या आप क्या कह रहे हैं? घर, कंपनी, बैंक अकाउंट, सब कुछ? अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो आपके नाम कुछ भी नहीं रहेगा। मोहन ने घबराकर रीना की तरफ देखा। रीना का चेहरा पीला पड़ गया। यह कैसे हो सकता है? वो सब तो हमारा था। मोहन बेचैनी में बोला, रीना, हमें तुरंत वृद्धाश्रम जाना होगा।
अगर रजिस्ट्री पूरी हो गई तो सब खत्म। अगली सुबह एक महंगी कार वृद्धाश्रम के गेट पर आकर रुकी। मोहन और रीना हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए अंदर आए। चेहरों पर बनावटी मुस्कान थी, आंखों में छिपा हुआ डर। बरगद के नीचे महेंद्र जी चाय पी रहे थे। उन्हें देखते ही वे हल्के से मुस्कुराए और बोले, अरे आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल आया? मोहन झेपते हुए बोला, पापा हम आपसे मिलने आए हैं, बहुत दिन हो गए थे। महेंद्र जी ने शांत लेकिन गहरे स्वर में पूछा, कहाँ मिलने आए हो या कुछ लेने? रीना तुरंत आगे बढ़ी, पापा कैसी बातें कर रहे हैं, हम तो आपको घर वापस ले जाने आए हैं। आप यहाँ क्यों रहेंगे? चलिए घर चलते हैं। महेंद्र जी ने चाय का कप नीचे रखा। घर, वही घर जहाँ मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। मोहन ने जल्दी से कहा, पापा वो सब हमारी गलती थी, अब हम सच में आपकी देखभाल करेंगे। महेंद्र जी की आंखों में आंसू थे लेकिन आवाज मजबूत, देखभाल या दौलत की रखवाली? रीना का चेहरा उतर गया। महेंद्र जी ने आगे कहा, तुम दोनों को पता चल गया ना कि मैंने अपनी संपत्ति ट्रस्ट के नाम कर दी है। मोहन घबरा गया, किसने बताया आपको? महेंद्र जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, किसी ने नहीं बेटा, मैंने तुम्हारे चेहरों पर पढ़ लिया है। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर महेंद्र जी बोले, जिस दिन तुम मुझे यहाँ छोड़कर गए थे उस दिन मैं मरा नहीं था, लेकिन मेरा विश्वास, मेरा आत्मसम्मान, मेरी उम्मीद सब मर गए थे। आज तुम मुझे लेने आए हो क्योंकि डर गए हो। जमीर अब भी नहीं जागा है। मोहन की आंखें झुक गईं, रीना की आवाज कांप गई, पापा हमें माफ कर दीजिए। महेंद्र जी ने गहरी सांस ली। माफी मिल भी जाए तो मैं अब उस घर में नहीं लौट सकता। अब मेरा घर यही है जहाँ मुझे बोझ नहीं समझा जाता, जहाँ लोग मुझे बाबूजी कहकर आदर से बुलाते हैं। दोनों लौट तो आए थे लेकिन रास्ते भर मोहन की आंखें नम रहीं। कार चलती रही पर उसका मन किसी और ही रास्ते पर भटक रहा था। रीना ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, क्या हो गया है तुम्हें, इतने उदास क्यों हो? मोहन ने भारी आवाज में जवाब दिया, क्योंकि आज पहली बार मैंने खुद को आईने में देखा है और उस आईने में मुझे अपने अंदर एक बहुत बड़ा अपराधी दिखाई दिया। उस रात मोहन सो नहीं पाया। वह बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। जब भी आंख बंद करता उसे महेंद्र जी की कांपती हुई लाठी दिखाई देती, जमीन पर गिरता उनका कमजोर शरीर दिखाई देता और वो आंखें याद आती जिनमें दर्द था पर शिकायत नहीं थी। हर याद उसके दिल पर हथौड़े की तरह लग रही थी। अगले दिन मोहन और रीना के बीच जोरदार झगड़ा हो गया। मोहन का दर्द आखिरकार शब्दों में फूट पड़ा। उसने कहा, अगर तुम मुझे पापा के खिलाफ बार बार न भड़काती तो शायद आज मैं इतना गिरा हुआ इंसान महसूस नहीं करता। रीना चीख पड़ी, कमजोर तो तुम थे, मैंने तो बस कहा था फैसला लो, तुमने खुद लिया था। मोहन की आवाज टूट गई। उसने कहा, हाँ, और वही फैसला आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ बन गया है। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। दोनों चुप थे। कुछ देर बाद रीना की सिसकियां उस खामोशी को तोड़ने लगी। रोते हुए उसने कहा, शायद मैंने सच में बहुत ज्यादा कर दिया। मुझे लगा था मैं इस घर की रानी बन जाऊंगी, लेकिन मैंने तो पूरा घर ही खो दिया। मोहन ने कुछ नहीं कहा। अब शब्दों का कोई मतलब नहीं रह गया था। उस कमरे में ना कोई अहंकार था, ना कोई जीत, बस दो टूटे हुए इंसान थे और उनके बीच सिर्फ पछतावा था। कई दिन बीत गए थे। मोहन और रीना दोनों ही अब पहले जैसे नहीं रहे। घर में हर चीज वैसी ही थी लेकिन मन के भीतर एक खालीपन लगातार गहराता जा रहा था। मोहन अक्सर चुपचाप बैठा रहता और सोचता रहता, उसने अपने पिताजी के साथ कितना बुरा किया, जिस पर पापा ने उसके लिए पूरी जिंदगी एक कर दी, कभी दूसरी शादी नहीं की और आज इस लड़के ने उसे घर से निकाल दिया। इस गलानी से मोहन अंदर ही अंदर टूटा जा रहा था। रीना भी धीरे धीरे बदल रही थी। अब उसे समझ आने लगा था कि दौलत सिर्फ सुविधाएं देती है, लेकिन प्यार और सम्मान ही वो दौलत है जो इंसान को भीतर से अमीर बनाती है। उसे अपने व्यवहार पर पछतावा होने लगा था, पर अब पछतावे से ज़्यादा जरूरी था सच को स्वीकार करना। एक दिन मोहन ने अकेले ही वृद्धाश्रम जाने का फैसला किया। उसने कार निकाली और बिना किसी को बताए निकल पड़ा। वृद्धाश्रम पहुंचते ही उसने जो दृश्य देखा उसकी आंखें भर आई। महेंद्र जी बगीचे में कुछ बच्चों के साथ बैठे थे, कभी उन्हें कहानी सुना रहे थे तो कभी बच्चों के सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे पर एक सच्ची निश्चिंत मुस्कान थी।
वही मुस्कान जो घर में रहते हुए बरसों से गायब हो चुकी थी। मोहन धीरे धीरे उनके पास पहुंचा, उसका गला भर आया और आवाज़ कांप रही गई। उसने कहा, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अब समझ चुका हूँ कि मैंने कितना बड़ा अपराध किया है। मुझे आपकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, बस आप मेरे साथ रहे। वापस घर चलिए। महेंद्र जी ने उसे देखा, फिर बहुत शांति से सिर हिलाया और बोले, बेटा अब मेरा घर यही है। यहाँ मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो अपनों के होते हुए भी अकेले रह गए थे। यहाँ लोग पैसों से नहीं, प्यार से अमीर हैं। मैं अब यहीं जीना चाहता हूँ। मोहन फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कहा, पापा अगर मुझे जरा भी अकल होती तो मैं आपको कभी घर से नहीं जाने देता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। महेंद्र जी ने उसका कंधा थपथपाया और बहुत धीमे स्वर में कहा, बेटा मैंने तुझे दिल से माफ़ कर दिया, लेकिन उस घर में अब मेरे लिए जगह नहीं बची जहाँ मुझे बार बार बेइज्जत किया गया। मैं वहाँ लौट नहीं सकता। उसी समय वृद्धाश्रम की संचालिका शांति जी वहाँ आ गईं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आज रात फादर्स डे की छोटी सी पार्टी रखी गई है। सभी बुजुर्ग और बच्चे शामिल होंगे, आप भी जरूर आइएगा। महेंद्र जी के चेहरे पर हल्की चमक आ गई। उन्होंने कहा, जरूर शांति जी, आज का दिन मेरे लिए भी खास है। शाम होते ही वृद्धाश्रम रोशनी से जगमगा उठा। चारों तरफ सजावट थी, बुजुर्गों के चेहरे पर खुशी थी और बच्चे खिलखिलाकर खेल रहे थे। महेंद्र जी को मंच पर बुलाया गया। उन्होंने माइक थामते हुए कहा, बच्चों, हर माता पिता अपने बच्चों के लिए पूरी जिंदगी त्याग करता है, लेकिन जब उम्र ढलने लगती है तो कई बच्चे अपने माता पिता को भूल जाते हैं। याद रखना, आज हम जैसे अपने बुजुर्गों के साथ व्यवहार करते हैं, कल वही व्यवहार हमारे बच्चे हमारे साथ करेंगे। मंच के पीछे खड़े मोहन और रीना यह सुनकर टूट गए। दोनों पापा पापा पुकारते हुए दौड़कर मंच पर आए और महेंद्र जी के पैरों में गिर पड़े। मोहन रोते हुए बोला, हमें माफ़ कर दीजिए पापा, हम अंधे हो गए थे। रीना भी बुरी तरह रो रही थी। महेंद्र जी ने दोनों की पीठ पर हाथ रखा और बोले, मैं तुम दोनों को दिल से माफ़ कर चुका हूँ। मैं अपने आप को आज भी खुश नसीब मानता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों ने गलती करने के बाद माफ़ी मांगना जरूरी समझा। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। यहाँ बहुत ऐसे माता पिता हैं जिनके बच्चे पलट कर भी देखने नहीं आते। कम से कम मेरे बच्चे पलट कर मुझे देखने भी आए और अपनी गलती का एहसास भी उन्हें हुआ। इसलिए कहीं ना कहीं मैं अपने आप को खुश नसीब मानता हूँ और मैं बस इतना चाहता हूँ कि आगे से रिश्तों की कदर करना, पैसों के पीछे मत भागना। आज का दिन मेरे लिए बहुत अनमोल है। पार्टी खत्म हुई। मोहन और रीना घर लौट आए। दिन बीतते चले गए। महेंद्र जी वृद्धाश्रम में खुश रहने लगे। वहाँ उनके जैसे लोग थे जो अकेले थे, पर अब अकेलापन नहीं था। हंसी थी, बातें थी और एक दूसरे का सहारा था, और शायद यही उनकी जिंदगी का सबसे सच्चा घर बन चुका था। करीब 15 दिन बीत चुके थे। एक सुबह अचानक वृद्धाश्रम से फोन आया, महेंद्र जी की तबीयत बहुत खराब है, आप तुरंत आ जाइए। फोन हाथ में लेते ही मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई और रीना बिना कुछ सोचे समझे दौड़ते हुए वृद्धाश्रम पहुंचे। डॉक्टर ने उन्हें अलग ले जाकर बहुत शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा, उनका दिल अब बहुत कमज़ोर हो चुका है, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। अब दवाइयों से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उन्हें खुश रखें। मोहन के भीतर जैसे कुछ टूट गया। वह लड़खड़ाते कदमों से कमरे में गया। महेंद्र जी बिस्तर पर लेटे थे। चेहरा शांत था लेकिन शरीर बेहद कमजोर था। मोहन उनके पास बैठ गया, उनके पैर पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, पापा सब मेरी गलती है। अगर मैंने आपको घर से नहीं निकाला होता तो शायद आपकी तबीयत इतनी जल्दी खराब नहीं होती। मैंने आपको बहुत तकलीफ दी है। महेंद्र जी ने धीरे से उसका सिर सहलाया। आवाज़ बहुत धीमी थी लेकिन शब्द गहरे थे। उन्होंने कहा, बेटा अब मेरी उम्र हो चुकी है, मेरी मौत लिखी है, इसे तू रोक नहीं सकता। लेकिन यह अपराध बोध अपने दिल में मत रख, यह सिर्फ तुझे ही अंदर से मारता रहेगा। मोहन रोते हुए बोला, पापा अब घर चलिए, मैं सब संभाल लूँगा। महेंद्र जी हल्के से मुस्कुराए, उनकी आंखों में शांति थी। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, मुझे अब यहीं रहने दे।
यही मुझे सुकून मिलता है। यहाँ बहुत से लोग हैं, मैं इन्हीं के बीच हंसते हुए अपनी आखिरी सांस लेना चाहता हूँ। रीना यह सब सुनकर रो रही थी। आज उसे पहली बार सच में एहसास हुआ कि उसे ने किसे ठुकरा दिया। दिन बीतते गए, महेंद्र जी वृद्धाश्रम में ही रहे। कमजोर होते शरीर के बावजूद भी उनके चेहरे पर संतोष था। वे बाकी बुजुर्गों के साथ बैठते, बातें करते, कभी बच्चों को देख मुस्कुरा देते। अब उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि उनका बेटा मिलने आएगा या नहीं, क्योंकि वे समझ चुके थे प्यार और सम्मान की असली दौलत है। करीब 15 दिन बाद महेंद्र जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मोहन भीतर तक टूट गया। उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया ही पल भर में बिखर गई। रीना भी उसके पास खड़ी थी। आंखों में पछतावे और आंसू थे। मोहन कांपती आवाज में बोला, पापा, मैंने आपको बहुत दुख दिया, लेकिन मैं वादा करता हूँ अब अपनी जिंदगी आपकी सीख के अनुसार जीऊंगा। रिश्तों की कदर करूंगा, पैसों के पीछे अंधा होकर नहीं भागूंगा। रीना ने भी सिर झुकाकर कहा, पापा ने हमें सब सिखा दिया, अब हम अपनी गलती जरूर सुधारेंगे। महेंद्र जी की मौत मोहन और रीना दोनों के लिए सबसे बड़ा सबक बन गई। उन्होंने समझ लिया कि पैसा कभी रिश्तों की जगह नहीं ले सकता। अहंकार और घमंड सिर्फ दरारें पैदा करते हैं, और सच्चा अमीर वही होता है जिसके पास प्यार, सम्मान और इंसानियत होती है। महेंद्र जी के अंतिम संस्कार के बाद जब सब लोग लौटने लगे, तब भी वृद्धा आश्रम की संचालिका शांति जी धीरे से मोहन के पास आई। उनकी आंखों में भी नमी थी। उन्होंने मोहन के हाथ में एक पुरानी सी डायरी थमाते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी ने यह डायरी खास तुम्हारे लिए लिखी थी। वे चाहते थे कि जब वे इस दुनिया में ना रहें तब तुम इसे जरूर पढ़ो। मोहन ने कांपते हाथों से डायरी ले ली। वह कुछ बोल नहीं पाया, बस सिर झुका लिया। घर पहुंचकर जब रात के सन्नाटे में उसने डायरी खोली तो पहला पन्ना देखते ही वह फूट फूट कर रो पड़ा। डायरी में महेंद्र जी ने मोहन के बचपन से लेकर आज तक की हर याद लिखी थी। कैसे मोहन ने पहला शब्द बोला, कैसे उसने पहला कदम रखा, कैसे स्कूल के पहले दिन डर के मारे पिता का हाथ कस कर के पकड़ लिया था। हर पन्ने में एक पिता का प्यार था, एक ऐसा प्यार जिसमें कोई शिकायत नहीं थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर महेंद्र जी ने लिखा था, मेरे प्यारे बेटे मोहन, अगर तू यह डायरी पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। बेटा, मैंने तुझे अपनी संपत्ति से खाली हाथ नहीं किया। मेरी 80% संपत्ति आज भी तेरे नाम ही है। मैंने सिर्फ 20% संपत्ति शांति मेमोरियल ट्रस्ट के नाम की है। मैं तुझे सजा नहीं देना चाहता था, मैं सिर्फ तुझे एहसास दिलाना चाहता था। मैं चाहता था कि तू समझे दौलत से पहले रिश्तों का सम्मान कितना जरूरी होता है। अंत में तूने मुझे सम्मान दिया और इसी खुशी के साथ मैं यह जिंदगी छोड़ रहा हूँ। बेटा, अपने दिल में कोई बोझ मत रखना, हमेशा खुश रहना, यही मेरे लिए सबसे बड़ा सुकून होगा। तेरा पापा। डायरी पढ़ते पढ़ते मोहन की सिसकियाँ तेज होती चली गईं। उसका सीना दर्द से भर गया। पास बैठी रीना भी अब खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आज उसे भी अपनी हर गलती साफ दिखाई दे रही थी। उसे समझ आ गया था कि उसने सिर्फ एक बुजुर्ग का नहीं, एक पिता का दिल तोड़ा था। मोहन ने रीना की तरफ देखा और भारी आवाज में कहा, पापा ने हमें सब कुछ दे दिया, लेकिन बदले में बस इंसान बनकर जीना सिखाया। रीना ने सिर झुकाकर कहा, अब मैं भी वादा करती हूँ, अब हम उनकी सीख को जाया नहीं जाने देंगे। उस रात मोहन और रीना ने एक साथ यह फैसला लिया, वे अपनी आगे की जिंदगी महेंद्र जी के दिखाए रास्ते पर ही चलेंगे। उन्होंने तय किया कि वे रिश्तों को सबसे ऊपर रखेंगे और शांति मेमोरियल ट्रस्ट में हमेशा अपना योगदान देते रहेंगे। क्योंकि महेंद्र जी भले ही इस दुनिया में ना रहे हों, लेकिन उनकी सीख, उनका प्यार और उनकी इंसानियत अब भी उनकी ज़िंदगी का सबसे मजबूत सहारा बन चुकी थी। तो यह कहानी आपके दिल को अगर छू गई हो तो लाइक और कमेंट्स जरूर करें।